हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ड्रामेटी आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं और ये वाला जो आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो होगा सीसैट 2021 का। और ये मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से पूरा पीडीएफ ही डाउनलोड करा है और हम पीडीएफ के ऊपर ही आगे सॉल्व करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को। ये है सेट ए ऑफ सी सेट। ऑफकोर्स क्वेश्चंस डिफरेंट नहीं होते, बस सीक्वेंस बदलता है सेट्स के अंदर, तो इट डजेंट मैटर कि कौन सा सेट है, क्वेश्चंस वही होंगे जो नॉर्मली सब उसमें होते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग कहीं वैलेंटाइंस वीक के चक्कर में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हो? डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि 2026 का जो अब यूपीएससी आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सून और आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है अब डिस्ट्रैक्ट होने का। ठीक है। इफ यू रियली वांट टू क्लियर दिस एग्जाम दिस ईयर इन 2026 यू हैव टू बी distract free, you have to be focused, you have to give your best, give your 100%, and I'm sure you will be able to clear this year. Okay, तो चलो शुरू करते हैं हम एग्जाम्स को, सॉरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। और आज थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी बिकॉज वी वांट कि सी सैट में कितने क्वेश्चन आते हैं, पहले तो ये बता दो मुझे सारे लोग, सी सैट में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? हाउ मेनी क्वेश्चंस? कमेंट सेक्शन में बता दो। तो हम जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके आधे क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू डू इट इन टूडेज क्लास, बाकी के देखेंगे पार्ट 2 में कवर करेंगे। बट लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। देखो, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं फर्स्ट पेज पे, वी ऑल नो दैट, तो आई एम गोइंग टू स्किप इट ऑल। तो सबसे पहले आपको निबंध जो क्या कहते हैं हिंदी में आया हुआ है, ओके तो इसको हम स्किप करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू डू इट इन द इंग्लिश मीडियम। तो हम लोग इंग्लिश वाले स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ पैसेज नंबर 1, दिस इज द पैसेज नंबर 1। नाउ यू गाइज कैन रीड इट। ये पैसेज है, researchers stimulated street lighting on artificial grassland plots containing pea aphids, sap-sucking insects at night. These were exposed to two different types of light, a white light similar to newer commercial LED lights and a amber light similar to sodium street lamps. The low intensity amber light are shown to inhibit rather than induce flowering in wild plants of a pea family, which is a source of food for pea aphids in the grasslands. The number of aphids was also significantly suppressed under the light treatment due to the limited amount of food available. तो दो टाइप की लाइट्स है, रिसर्चर्स ने दो टाइप की लाइट्स पे एक जो पीस को ग्रासलैंड प्लॉट्स पे लाइटनिंग लगा के उसको वहाँ पे पीस को वहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करी है। तो उसमें बताया है कि जो दो लाइट्स है, वाइट लाइट है और दूसरी लाइट है एम्बर लाइट है। तो जो एम्बर लाइट है उसमें क्योंकि लो इंटेंसिटी होता है तो वो क्या कहते हैं फ्लावरिंग करता है वाइल्ड प्लांट्स में, जो कि फूड्स देता है लास्ट में जाके। और लेकिन लाइट की वजह से, लाइट ट्रीटमेंट की वजह से जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई है। अब हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ऑल ऑफ यू, व्हाट which of the following statements best reflects the most critical inference that can be made from the passage given above? Low intensity light has more adverse effect on plants as compared to high intensity light. Light pollution can have, and light pollution के बारे में तो कहीं बात ही नहीं हुई है, this is going to be wrong. White light is better for flowering the plants as compared to light of the other colors. Proper intensity of light in an ecosystem is important not only for plants but for animals also. This will be the correct answer for all of us because इन्होंने ये बोला है कि proper intensity की ज़रूरत होती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके यही पहचान करी ना कि नंबर ऑफ एम्फिड्स जो थे जो उस पी को खाते थे उन वो भी सिग्निफिकेंटली सप्रेस हो रहे हैं। एफिड्स जो है वो एनिमल्स हैं, दे आर एनिमल्स, तो एनिमल्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और ग्रासलैंड पे भी इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल है। तो फूड भी लिमिटेड है जिसकी वजह से एनिमल्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोनों चीज़ें डी पार्ट में, दिस इज द मोस्ट appropriate answer for our all the options. ठीक है, so answer will be the D part. Now next passage number 2. अब ये passage पढ़ के देखो सब लोग, passage number 2. Approximately 80% of all flowering plant species are pollinated by animals including birds and mammals.
तो जो पॉलिनेशन होता है वो सबसे ज़्यादा 80% के आसपास एनिमल्स और बर्ड्स या मैमल्स करते हैं, बट द मेन पॉलिनेटर्स जो है वो इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, पॉलिनेशन इज पॉसिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड एज वेल एज मेनी प्लांट डिलीवर्ड मेडिसिन। At least 1/3 of the world's agricultural crops depend upon pollination. जो वर्ल्ड की 1/3 एग्रीकल्चर क्रॉप्स है वो पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। पॉलिनेशन होगा तो वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगेंगी। ठीक है, बीज आर द मोस्ट डोमिनेंट टेक्सा व्हेन इट कम्स टू पॉलिनेशन। और इंसेक्ट्स के अंदर भी बीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। दे आर क्रूशियल टू मोर देन 400 क्रॉप्स। 400 से ज़्यादा क्रॉप्स बीज की पॉलिनेशन की वजह से उग पाते हैं। पॉलिनेशन इज एन एसेंशियल सर्विस दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द रिडक्शन और लॉस ऑफ ईदर इफेक्ट और सर्वाइवल ऑफ बोथ। Effect pollination requires resources such as refuges of pristine natural vegetation. On the basis of हम क्या assume कर सकते हैं, क्या क्या assumptions हो सकती हैं। देखो, sustainable production of Indian cereal food grains is impossible without the diversity of देखो impossible word आ गया है, this is very extreme word, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही impossible हो जाए, possible तो होगा, उसके कोई और ऑल्टरनेटिव वेज निकलेंगे ज़रूर। सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडियन सीरियल्स गलत। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गई, तो यहाँ से हम 2 ऑप्शन निकाल सकते हैं। नाउ वी नो कि 3 और 4 तो दोनों में है, तो 3 और 4 तो दोनों ठीक होने चाहिए। 2 को चेक कर लेते हैं। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। इसके बारे में तो ऐसे कुछ बात ही नहीं करी गई कि मोनोकल्चर की वजह से इंसेक्ट्स का सर्वाइवल हैम्पर होगा। I don't think that is given anywhere here. ये हम अज्यूम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये पढ़ा है यहाँ पर कि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी वजह से डाइवर्सिटी होती है क्रॉप्स के अंदर, और वहाँ पर पॉलिनेशन की वजह से ज़्यादा क्रॉप्स उग पाती हैं, ज़्यादा टाइप्स की क्रॉप्स उग पाती हैं। तो प्लांट्स की वजह से डाइवर्सिटी होती है। ऐसा नहीं लिखा कि डाइवर्सिटी ना होने से इंसेक्ट्स का सर्वाइवल खत्म हो रहा हो, तो ये उल्टा नहीं हम अज्यूम कर सकते। तो 2 भी गलत हो जाएगा। ओनली डी, अगेन डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर भी 3 और 4 पढ़ लेते हैं। पॉलिनेटर्स बिकेम स्कार्स इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। पॉलिनेशन जो है वो कम हो जाता है या बहुत रेयर हो जाता है जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती है। डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट इंड्यूसेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। अगर इंसेक्ट्स के अंदर डाइवर्सिटी है तो वो प्लांट्स के अंदर भी डाइवर्सिटी लेकर आएंगे, वो अलग अलग टाइप के प्लांट्स की पॉलिनेशन करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन ये हिंदी वाले आ गए हैं, इसको स्किप करके वी विल गो टू द इंग्लिश पार्ट। नाउ पैसेज नंबर 3 आ गया है। 4 पैसेज इकट्ठे पहले इंग्लिश के होते हैं, उसके बाद 6 क्वेश्चंस आपके एप्टी और रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, और फिर अगेन 4 इंग्लिश के क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो इस पैसेज को पढ़ो, पैसेज नंबर 3 को। अ स्टडी कंडक्टेड ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर कावेरी बेसिन ऑफ तमिलनाडु यूजिंग रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स शोड एन इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स एंड अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रेनी सीजन्स। ओके, इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी है क्लाइमेट चेंज पे कि कावेरी बेसिन में क्या क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। तो वहाँ ये पता चला कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का, कि मैक्सिमम बढ़ता चला जा रहा है और मिनिमम कम होता जा रहा है, और डिक्रीज हो रहा है रेनी डेज में। रेनी डेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। दीज क्लाइमेटिक शिफ्ट्स विल इम्पैक्ट ऑन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ द रीजन। ये जो क्लाइमेटिक शिफ्ट्स हैं इसकी वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेड टू मोर रन ऑफ एंड लेस रिचार्ज, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी बह के जाएगा और जो ग्राउंड वाटर है वो कम रिचार्ज हो पाएगा। अफेक्ट द ग्राउंड वाटर टेबल्स, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर की जो डेप्थ है वो और बढ़ती चली जाएगी। फर्दर देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स इन द स्टेट। जो ड्रॉट्स आते थे स्टेट के अंदर वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से फार्मर्स को डिपेंड होना पड़ रहा है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की वजह से रिसोर्सेज के ऊपर अपने क्रॉप को संभालने के लिए। ठीक है, बेस्ट क्रक्स बताना है, बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। Development of regional climatical models help in choosing climate smart agriculture practices.
अगर रीजनल क्लाइमेटिकल मॉडल के ऊपर डेवलपमेंट करोगे तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस करा जा सकता है। हैवी डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम। बट ये क्रक्स नहीं है, मतलब ये एक सोल्यूशन कहा जा सकता है पैसेज का, बट इट इज़ नॉट अ क्रक्स। क्रक्स का मतलब होता है समरी, कि जो आपका पैसेज था वो क्या कहना चाह रहा था। तो पैसेज का सोल्यूशन आगे ये हो सकता है, बट दिस इज नॉट द क्रक्स। Climate changes increases the criticality of water resources while simultaneously threatening it. दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रू कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर क्रिटिकलिटी बढ़ रही है और वो उसको थ्रेटन भी कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंजेस कॉजेज द फार्मर्स टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड रिस्की क्रॉपिंग। रिस्की तो नहीं कह सकते, ग्राउंड वाटर है, रिस्की नहीं हो सकता वो। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेटिकल मॉडल्स हेल्प इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सोल्यूशन, बट इट इज नॉट द क्रक्स। द क्रक्स विल बी द सी पार्ट ओनली। ये हम क्रक्स नहीं मान सकते, मतलब ये चीज़ ट्रू है, ये चीज़ आप कह सकते हो कि हाँ जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हुई थी पैसेज में उसका सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये क्रक्स नहीं है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी थी, तो प्रॉब्लम्स हमें सी पार्ट में ही देखने को मिल रही है। नाउ नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 4, फटाफट से पढ़ लीजिए इसे। Researchers were able to use stem cell, अब ये जो पैसेज है स्टेम सेल के ऊपर है, to cause a neurotoxic effect of environmental pollutant bisphenol A, BPA. They used a combination of biochemical and cell-based assays to examine the gene expression profile during the differentiation of mouse embryonic stem cells upon the treatment with BPA, a compound known to cause heart diseases, diabetes, and developmental abnormalities in humans. They were able to detect and measure the BPA toxicity towards the proper significance of primary germ layers such as endoderm and ectoderm and the establishment of neuroprogenitor cells. ओके, तो यहाँ पे स्टेम सेल के ऊपर ही है, और दूसरा ये इफेक्ट्स दिखा रहे हैं हम जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है बिस्फेनॉल ए के ऊपर। तो बिस्फेनॉल क्या है, कॉम्बिनेशन है बायोकेमिकल और सेल बेस्ड एसेज का, जो एग्जाम करता मतलब क्यों यूज होता है, जीन एक्सप्रेशन को देखने के लिए, जीन एक्सप्रेशन के प्रोफाइल को देखने के लिए, और डिफ्रेंसिएशन करने के लिए माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की अपॉन द ट्रीटमेंट विद बीपीए। और बीपीए क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जो हार्ट डिजीजेस को कॉज कर सकता है, डायबिटीज कॉज कर सकता है, और डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज कॉज कर सकता है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो रिसर्चर्स थे वो डिटेक्ट कर पाए और मेजर कर पाए कि बीपीए कितना है एक पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर, और उसको किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन द फॉलोइंग assumptions, अब assumptions बतानी है। ठीक है, BPA may alter embryonic development in the vivo. Of course, may लिखा है तो it can be true. BPA जो है वो embryonic development को ऑल्टर कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि BPA जो है वो क्या क्या कर सकता है, देखो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट कर सकता है, तो ऑफ कोर्स वो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट डाल सकता है। Biochemical and cell-based assays are useful in finding out treatments for pollution-induced diseases. Biochemical और cell-based जो assays हैं वो useful है pollution-induced diseases को treat करने के लिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा है बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेस टू एग्जामिन जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ माउस एम्ब्रियोनिक सेल्स स्टेम सेल्स अपॉन द ट्रीटमेंट विद बीपीए। तो हाँ, ये कह सकते हो कि, और ये पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीजेस ही तो हैं, बीपीए जो है वो पोल्यूटेंट ही तो है। एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स could serve as a model to evaluate the physiological effects of the environmental pollutant. ये तो मुझे नहीं लग रहा है सही है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है वो इवेल्युएट करेगा हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को, नहीं। इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो हैं उसकी वजह से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के कुछ डिजीजेस कॉज हो सकते हैं, उसको हम ट्रीट करा जा सकता है, लेकिन इससे ये चीज़ बन के आए ये अज्यूम करना थोड़ा मुश्किल है। तो फॉर मी ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है, साथ साथ में आंसर्स लिखते जाना और फिर ना वेरीफाई करते रहना कि तुम्हारा कितना सही हो रहा है। चलो अब हम आ जाते हैं एप्टी और रीजनिंग के क्वेश्चंस के ऊपर। ये मैंने हिंदी वाला स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 की पावर हमें ये दी हुई है 2019 इज डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब हमें ये बताना है, मतलब बेसिकली हमें यूनिट डिजिट बतानी है इसकी ऑफ 3 टू द पावर 2019, ठीक है। तो एक तो ये देखो, जब यूनिट डिजिट होती है 0 1 2 एंड 3, ये लिखो 3 की पावर जब 0 होगी तो 3 की पावर 0 का मतलब 1 होगा। 3 की पावर जब 1 होगी तो 3 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 होगी। 3 की पावर जब 2 होगी तो यूनिट डिजिट 9 होगी। 3 की पावर जब 3 होगी तो यूनिट डिजिट 7 होगी। अब 3 की पावर अगर 4 लेके जाओगे तो 27 इंटू 3 करोगे तो 81 आएगा, जो कि अगेन इस वाले कैटेगरी में लाई करेगा, ठीक है। तो अब पहले तो आपने 2019 को डिवाइड करना है 4 से। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो 5 और 4 54 है ना, 54 बचा प्लस 3, ये 3/4 मतलब 3/4, मतलब कि अगर आप 2019 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो हमारा 3 आ रहा है। 3 आने का मतलब आ गया कि ये वाली कैटेगरी आ गई, ठीक है। तो 7 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 7 हमारी यूनिट डिजिट रहेगी। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ओके ग्रेट। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर इज गिवन हियर इज डिविजिबल बाय 7। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इतना बड़ा नंबर है 3 7 9 8 1 2 5 p 3 6 9। अच्छा, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में क्या करते हैं ना, हम ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक दिस इज द कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से एंड होता हो, 49। तो हमारा लास्ट में 49 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 2 बचना चाहिए। Divisibility rule of 7 is taking the alternate numbers, okay. देखो दिस इज वेरी एक डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो लास्ट की जो डिजिट है, जैसे यहाँ पर 9 है, इसको आपने डबल करना है, जो कि आया 18, और फिर इस पूरे नंबर से 18 को माइनस कर दो और फिर देखो कि वो 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं आ रहा है। बट दिस इज फॉर स्मॉल नंबर्स, ठीक है। तो ये 7 के साथ, इतने बड़े नंबर्स के साथ यूज नहीं होगा। इसमें जो डिविजिबिलिटी रूल चलेगा वो चलेगा ऑल्टरनेट नंबर्स का। 3 लेना है, 9 लेना है, एक एक नंबर छोड़ के लेना है, 1 लेना है, 5 लेना है, 3 लेना है और 9 लेना है। इन सबको ऐड करते चले जाओ फटाफट से। 3, ओहो व्हाट इज हैपनिंग हियर, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 9 30, ठीक है। 30 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट बाकी बचे हुए नंबर 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस p 17 प्लस p और प्लस 6 करोगे तो 23 प्लस 6। अब इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा, जब p की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो 7 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी पार्ट। इजी, ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करना है और उन दोनों को जो एडिशन आएगा उन दोनों को माइनस करना है। या तो रिमाइंडर आपका रिमाइंडर कह रही हूँ मैं, सॉरी इट्स नॉट द रिमाइंडर यार, मतलब माइनस करने पे जो रिजल्ट आना चाहिए
माइनस करने पे जो आपका रिजल्ट आना चाहिए सब्ट्रैक्शन वाला, वो रिजल्ट या तो 0 हो और 7 का मल्टीपल हो, ठीक है। इट कैन बी 7, इट कैन बी 14, इट कैन बी 21, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट। 7 का मल्टीपल होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम January 1, 2021 द प्राइस ऑफ द पेट्रोल on the mth day of the year is 80 plus 0.1 m, where m is 1 to 100 and thereafter remains constant. On the other hand, the price of the diesel on the nth day of 2021 is 69 point plus 0.15 n for any n. Okay. On which day the prices of the fuel will be equal? कौन सा डे ऐसा होगा जिस दिन ये दोनों प्राइजेस इक्वल हो जाएंगे? ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि 80 प्लस 0.1 m जो कि 1 to 100 होगा विल बी इक्वल टू 69 प्लस 0.15 n। n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। यहाँ पे 11 आ जाएगा प्लस 0.1 m will be equal to 0.15 n, राइट। अब आप इसको अगर 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 10m is equal to 15n, ओके। अब 11,000 प्लस 10m will be equal to 15n, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो n और m की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके रखनी है, और n जो m है वो हमारा 100 तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, राइट। तो let's divide with 5 on both the sides. तो 220 plus 2m is equal to 3n। अब ये ऐसा कुछ वैल्यू है जो कि 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो m की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें हम सो दैट इसको ऐड करने पे वो 3 से डिवाइड हो जाए, राइट। ओके, तो 220 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, राइट। अगर हमने n और m हम m को 1 और 2 भी नहीं रख सकते, राइट। अगर हमने इसको 100 ले लिया तो वो 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 420। अगर मैंने m की वैल्यू 100 ले ली, ठीक है, तो ये हो गया 200 प्लस 220 विल बी 420, और उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 140 आ जाएगा n की वैल्यू, ठीक है। तो मतलब 140 डेज हुए, क्योंकि m के बाद तो वो कांस्टेंट ही रहने वाला है ना। 100 डेज के बाद जो पेट्रोल का प्राइस है वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो हम n को ही काउंट करेंगे। तो 140 डेज इसमें ऐड कर दो 1 जनवरी में। 1 जनवरी से 31 डेज, फिर 28, 21 है ना, 28, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 31 अगैन, फिर 30। सो दिस विल गिव अस हाउ मेनी डेज हो गए? 10, 1 2 3 10 12 120 डेज हो गए। बचे कितने? 20 डेज और बचे हैं, तो 20th में हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट। यस, इट इज 20th में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रिडिक्टेड दैट अ लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स विल डबल इन साइज इन एवरी 12 ईयर्स। एक पॉपुलेशन है एनिमल्स की जो हर 12 साल में डबल हो जाती है। द पॉपुलेशन 2021 के बिगिनिंग में जो थी वो 50 एनिमल्स थी, ठीक है। इफ P represents the population after n years, which of the following equations represent the model of the class for the population? तो 12 है, 12 का हम डबल कर रहे हैं हर 12 साल में। जो हमारी पॉपुलेशन है वो डबल हो रही है, 50 से हमने शुरू करा है, ठीक है। तो 50 in 2021, P is the represents the population after n years है, ठीक है। तो अगर n years में 12 years आ गए
n/12, ओके, तो n है, n/12 तो हमें करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कितने 12 के मल्टीपल हैं इस n में, ठीक है। और जितने होंगे उसको उतने से हमें डबल करना है, 50 को डबल करना है। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार करना है, n/12 टाइम्स करना है, ठीक है। डी पार्ट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी, अपना खुद माइंड लगाना पड़ेगा। अब मैं ये क्वेश्चन ना थोड़े जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि PYQ है, ऑफ कोर्स हमें 40 क्वेश्चंस कवर करने हैं 1 आवर में, सो इट इज़ गोइंग टू गिव अस अ बिट ऑफ टाइम। आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगी कंप्लीट, ऑलरेडी आधा टाइम हो गया। चलो लेट्स सी। इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। If 30% of the Indian students are girls, then what is the percentage of foreign boys? Let's say कि 100 है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें से 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियन हैं और बाकी के 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेनर्स हैं, ठीक है। इफ़ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, अब इसका 30% निकालो, कितना आएगा, 18, ये गर्ल्स हैं। तो बाकी बची हुई कितनी हुई, बाकी बचे हुए कितने बच्चे हुए, दैट विल गिव अस 42, तो 42 तो बॉयज़ हो गए यहाँ पे, ओके। इफ, और इन्होंने पहले ही बता दिया है, एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो 50 तो गर्ल्स हैं ही, लेकिन 50 में से 18 गर्ल्स तो इंडियन है, तो बाकी कितनी हुई, 32 विल बी फॉरेनर्स, गर्ल्स। तो 8 ऐसे हुए जो बॉयज़ हुए, फॉरेन बॉयज़ है ना। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़, तो 8 की परसेंटेज हमें निकालनी है 40 में से, अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, दैट विल गिव अस 20%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द स्टेटमेंट फॉलोड बाय कंक्लूजन 1 and 2 आर गिवन बिलो। यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ इट सीम्स टू बी द वेरियंस, और फिर हमें मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से बताना है कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा। सम रेडियोज आर मोबाइल्स, ओके, कुछ ऐसे रेडियोज हैं जो कि मोबाइल्स हैं। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, सारे के सारे मोबाइल्स कंप्यूटर हैं। सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, और कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो वॉचेस भी हैं। सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, क्या रेडियोज और वॉचेस के बीच में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, कंक्लूजन गलत हो जाता है। सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, कुछ ना कुछ मोबाइल वॉचेस हैं, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है, ये भी कंक्लूजन गलत हो जाता है। डी पार्ट विल बी द फाइनल आंसर, नीदर 1 नॉर 2। अब हम आगे दोबारा से पैसेजेस के ऊपर इंग्लिश वाले कैटेगरी में चलिए एंड स्टार्ट रीडिंग द पैसेज फ्रॉम हेयर। पैसेज नंबर 1 अगेन। Fig tree are considered sacred in India, East Asia and Africa and are common in agriculture and urban landscapes where other large trees are absent. Fig tree जो है वो sacred माना जाता है, मतलब उसकी पूजा करी जाती है। कहाँ कहाँ पर, इंडिया में, ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में, ठीक है। और जो कि कॉमन है एग्रीकल्चरल एरिया में और अर्बन लैंडस्केप में। In natural forest, fig trees provide food for wildlife when other resources are scarce and support high density and diversity for frugivores. Fruit eating animals जो हैं वो इस पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। If frugivores, birds and bats continue to visit fig tree located in sites with high human disturbance, sacred fig tree may promote frugivore abundance. Under the favorable climate, plenty of seedlings of other tree species would grow around fig tree. Okay. On the basis, अच्छा assumptions आ गई। Fig tree can often be a keystone species। अब बताओ keystone species किसको नहीं पता क्या होती हैं? ये आपको UPSC अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए keystone species क्या होती हैं। It's a very basic concept for your preparation. Okay. तो कीस्टोन स्पीशीज ऑफ कोर्स है क्योंकि ये इसके ऊपर हमारे ह्यूमंस भी डिपेंडेंट है, इसके ऊपर हमारे फ्रूगिवोर्स भी डिपेंडेंट है। इसकी वजह से वहाँ पे अंडर फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट प्लेंटी ऑफ अदर स्पीशीज कैन ऑल्सो ग्रो। तो फिग ट्री ऑफ कोर्स कीस्टोन स्पीशीज है। फिग
tree can grow where other large woody species cannot grow. क्योंकि यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा था कि ये कॉमन है एग्रीकल्चर और अर्बन लैंडस्केप में, जहाँ पर अदर लार्ज ट्रीज आर एब्सेंट, जहाँ पे और बड़े ट्रीज नहीं उग पाते वहाँ पे फिग ट्री भी उग जाता है. तो ऑफ कोर्स ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि जहाँ पे और कोई वुडी स्पीशीज नहीं ग्रो कर सकती वहाँ पे भी फिग ट्री ग्रो कर लेता है. सेक्रेड ट्रीज कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्रेट है इसी वजह से वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए हेल्प कर पा रहा है. इट इज़ नॉट ट्रू, बट हम अज्यूम नहीं कर सकते इस चीज़ को. ठीक है. फिग ट्री कैन हैव अ रोल इन सीड डिस्पर्सल एंड अदर ट्री स्पीशीज. ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो ट्रू हेयर. तो अच्छा, यहाँ पे देखो अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो आई कैन गो विद 3 पार्ट, क्योंकि देखो इसमें ये हो सकता है ऐसा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इस चीज़ में. बट अगर आप देखो तो सीक्रेट ट्रीज जो है, अगर वो सीक्रेट है तो उसको कोई काटेगा नहीं, बिकॉज दैट ट्री इज सीक्रेट. ठीक है. तो वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में तो ऑफ कोर्स हेल्प करेगा. ठीक है. क्योंकि वो काटा नहीं जाएगा, बिकॉज उसको उसकी पूजा करी जा रही है. और दूसरी ट्रीज यहाँ पर हमने कहा कि कैन नॉट ग्रो जो आ गया, ये आ गया थोड़ा सा एक्सट्रीम हमारा वर्ड. तो एक्सट्रीम वर्ड आ गया तो हम इसको यहाँ से इसलिए नेगेट कर सकते हैं. तो वी विल गो विद ऑप्शन डी पार्ट है. थोड़ा सा अपना ना आंसर भी मोल्ड करना पड़ेगा ऑप्शंस की वजह से. Now passage number 2 here, it is coming out. At the heart of agroecology is the idea that agroecosystems should mimic the biodiversity levels and functioning of natural ecosystems. Such agricultural mimics, like their natural models, can be productive, pest resistant, nutrient conserving and resilient to shocks and stresses. In ecosystem there is no waste. Nutrients are recycled indefinitely. Agroecology aims at closing nutrient loops, that is, returning all nutrients that come out of the soil back to the soil, such as through applications of farmyard manure. It also harnesses natural processes to control pests and build soil fertility. Through intercropping, agroecological practices include integrating trees with livestock and crops. अच्छा, एग्रोइकोलॉजी होती क्या है, हमने इसके बारे में, ये सारा पूरा पैसेज उसी के बारे में है कि वो कैसे प्रोडक्टिव हो सकता है, पेस्ट रेजिस्टेंट हो सकता है, न्यूट्रिएंट कंजर्वेटिव हो सकता है, सब कुछ हो सकता है. और वहाँ पे कोई भी वेस्ट जो है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं इंडेफिनिटली टाइम पे. और वहाँ पे न्यूट्रिएंट लूप्स नहीं होते. एम्स एट क्लोजिंग ऑल द न्यूट्रिएंट लूप्स. ठीक है. मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो वापस से सॉइल में वापस चले जाएं, उसके ऊपर काम करता है एग्रोइकोलॉजी. और वो प्रोसेस को वो ऐसे प्रोसेस यूज़ करता है, नेचुरल प्रोसेसेस, जिसकी वजह से पेस्ट नहीं आते, सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है इंटरक्रॉपिंग की वजह से. और वो अपने साथ ट्रीज, लाइवस्टॉक और क्रॉप्स को भी इंटीग्रेट करके चलता है. कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैन बी compatible with agroecology as implied by the passage. तो एग्रोइकोलॉजी के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है. क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब एग्रोइकोलॉजी के अंदर हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग कर सकते हैं. ठीक है. वर्टिकल फार्मिंग की कोई बात नहीं करी गई. पॉलीकल्चर कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे न्यूट्रिएंट्स वापस से वहीं लेकर जाने हैं, फर्टिगेशन करनी है. तो फॉर मी 4 and 5 आर हेयर. लेट्स सी कि 4 and 5 इन दोनों ऑप्शंस में है. अब ये देख के चलो कि 1 आएगा या 2 और 3 आएंगे. 4 और 5 तो मेरे हिसाब से रहेगा. और कवर क्रॉप्स करने का कोई मतलब बनता नहीं है. फर्टिगेशन कर सकते हैं हम लोग. एग्रीकल्चर भी हो रहा है और फर्टिलाइजेशन भी ऐसा हो रहा है कि इंटीग्रेशन हो रही है उस चीज़ की. और हाइड्रोपोनिक्स हो रहा है कि वहाँ पर हम लोग पानी वेस्ट नहीं कर रहे, सो दैट जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो बनी रहे. ऐसा ना हो कि जो ऊपर का जो ह्यूमस है वो बह जाए, इतना पानी नहीं डालना है. इसलिए हाइड्रोपोनिक्स करना है कि वो ह्यूमस उसी में ही बना रहे, सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे. हमने ये बात करी इस बारे में, है ना. तो बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रॉम माई साइड. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. अब पैसेज आ गया 3. पैसेज 3 पढ़ते हैं हम फटाफट से, ये थोड़ा सा लंबा है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट हियर. कंप्यूटर्स इंक्रीजिंगली डील
not just with abstract data like credit cards details and databases, but also with the real world of physical objects and vulnerable human bodies. जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट डेटा नहीं डील कर रहा है, आजकल वो रियल वर्ल्ड के फिजिकल ऑब्जेक्ट से भी डील कर रहा है. और मॉडर्न कार जो है इज अ कंप्यूटर. एक मॉडर्न कार भी जो है आज के ज़माने में वो कंप्यूटर है जो कि व्हील पे चल रहा है. एक एरोप्लेन जो है वो भी एक कंप्यूटर है जो जिसके पास विंग्स हैं. ऑन द अराइवल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स will see computer baked into everything from road signs to MRI scanners to prosthetics and insulin pumps. There is a little evidence that these gadgets will be any more trustworthy than their desktop counterparts. Hackers have already proved that they can take remote control of internet connected to cars and pacemakers. तो ऑलरेडी मतलब इसके बारे में ये बात करी गई है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं. कंप्यूटर सिर्फ वो नहीं है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ या जिसके थ्रू आप क्लासेस ले पा रहे हो. कंप्यूटर वो भी है जो कि ऑटोमेटिक कार्स आ रही हैं जैसे आजकल, या फिर जो आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं जिससे ऑपरेशन किए जा रहे हैं, प्रोस्थेटिक्स, MRI स्कैनर्स हो रहे हैं जैसे, ये रोड साइंस, ये इंसुलिन पम्प्स, ये सारी चीज़ें भी आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक हो गई हैं, जिसकी वजह से वो भी एक तरीके की कंप्यूटर ही बन गया है. ठीक है. और हैकर्स ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि वो जो है कंट्रोल कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को भी. तो अब हमने इसके बारे में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन्फ्रेंसेस बताना है, क्रिटिकल इन्फ्रेंस क्या हो रहा है. कंप्यूटर आर नॉट कंप्लीटली सेफ, वी कैन से दैट. कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली. ये हमने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ और ना हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. ऑफकोर्स कंपनीज भी साइबर सिक्योरिटी को सीरियसली लेते हैं, लेकिन स्टिल हैकर्स और भी उनसे ज़्यादा ही स्मार्ट होते हैं कि वो उसको भी हैक कर लेते हैं. स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड. ऑलरेडी लॉज आर देयर, बट ऑफकोर्स उसका इम्प्लीमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है. rather than just making laws, it should be executed also. ठीक है. द प्रेजेंट डे ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विल इफेक्ट आवर लाइव्स इन द फ्यूचर. ये तो कहीं पे भी हमने लिखा ही नहीं है. तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ, कंप्यूटर्स जो हैं वो कम्प्लीटली सेफ नहीं है, क्योंकि हैकर्स ने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि वो उनको हैक कर सकते हैं. ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैसेज नाउ. अ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट रिडल्ड विद पॉवर्टी, inequalities, unhygienic and insanitary conditions generate the risk of infectious diseases. Hygiene has different levels: personal, domestic, and community hygiene. There is no doubt that the personal cleanliness brings down the rate of infectious diseases. ऐसा कोई डाउट ही नहीं है कि आप की जो पर्सनल क्लीनलीनेस है वो आपके इन्फेक्शियस डिजीजेस को ब्रिंग डाउन नहीं कर सकता. बट द एंट्री ऑफ द मार्केट इनटू दिस डोमेन हैज क्रिएटेड अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट गेट कंडीशनड एंड रीइंफोर्स्ड by the onslaught of advertisements. Experience in Western Europe shows that along with the personal hygiene, general improvements in environmental conditions and components like clean water, sanitation, and food security have brought down infant-child death infections rate. The obsession of hand hygiene also brings in the persistent influence on the market on personal health, overriding and marginalizing the negative impact on ecology and the emergence of resistant germs. तो मतलब पर्सनल हाइजीन के ऊपर पूरा पैराग्राफ है. लेट्स ट्राई कि क्या कहना चाह रहे हैं. अजम्पशंस लेने की बारी हो रही है. फॉलोइंग अजम्पशंस: पीपल आर ऑब्सेस्ड विद पर्सनल हाइजीन ट्रेंड. हाइजीन टेंड टू इग्नोर द कम्युनिटी हाइजीन. नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा वहाँ पे कि कोई पर्सनल हाइजीन कर रहा है तो वो कम्युनिटी हाइजीन नहीं कर रहा होगा. Emergence of multi-drug resistant germs can be prevented by, yes, multi-drug resistant germs जो हैं उनको प्रिवेंट करा जा सकता है पर्सनल हाइजीन के, पर्सनल क्लीनिनेस के थ्रू. ठीक है. दिस आई कैन गो विद. तो वी आर इग्नोरिंग द वन एंड वी आर ऑल्सो इग्नोरिंग टू. एक मिनट. पीपल आर ऑब्सेस्ड विद पर्सनल हाइजीन टेंड टू इग्नोर द कम्युनिटी हाइजीन. ऐसा कहीं लिखा है? देयर इज नो डाउट ब्रिंग्स डाउन, बट द एंट्री ऑफ द मार्केट इनटू दिस डोमेन हैज क्रिएटेड फॉल्स एंड दैट क्रिएट. ऐसा शोज दैट along with personal hygiene, general improvements in environmental condition component. ओके. तो यहाँ पे आई डोंट थिंक ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि पर्सनल हाइजीन की वजह से, पर्सनल हाइजीन की जो लोग करते हैं उस
वो कम्युनिटी हाइजीन नहीं करते, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो लेट्स से कि ये भी गलती है, फिर 2 को भी गलती मानो, क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स जो हैं वो प्रिवेंट तो करे जा सकते हैं पर्सनल क्लीननेस की वजह से। चलो देखो, वी आर इग्नोरिंग द 2 ऑल्सो। नाउ एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेज द रिस्क। देखो, हाइजीन अगर इंक्रीज हो रहा है तो इन्फेक्शियस डिजीजेस का रिस्क कैसे इंक्रीज होगा? ये तो साफ सीधा गलत है, तो ये भी गलत हो गया। होना 4 और 5 ही है, बट एक बार पढ़ लेते हैं। Scientific and micro level interventions are not sufficient to bring down the burden of infectious disease. Of course, personal hygiene भी चाहिए हमें साथ में. It is the community hygiene implemented through public health measures that is really effective in the battle against. Yes, दोनों ठीक है. So we are going with the C part. 4 and 5 are correct. Okay. अब हम आ जाते हैं एप्टी और बाकी क्वेश्चंस को करने में फटाफट से. स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन आ गया है फिर से. देखो, सम कैट्स आर अलमीरा, कुछ कैट्स ऐसी हैं जो अलमीरा हैं, ओके. और सम अलमीराज आर चेयर्स, सम अलमीराज आर चेयर्स. आई एम राइटिंग CH फॉर चेयर्स. ऑल चेयर्स आर टेबल्स, सारी की सारी चेयर्स जो हैं वो टेबल भी बन सकती हैं. वाह भाई वाह. सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल्स, कुछ अलमीरा हैं जो टेबल्स हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें कुछ पार्ट यहाँ दिख रहा है साफ सीधा, ये वाला एरिया जो कि टेबल भी है और अलमीरा भी है, राइट. सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, कुछ ऐसी कैट्स हैं जो चेयर्स नहीं हैं. मे नॉट बी, हम कह सकते हैं कि कुछ हो भी सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती, है ना. तो जरूरी नहीं है कि मे बी ऑल कैट्स आर नॉट चेयर्स. इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं ना, तो हम कुछ बता ही नहीं सकते. तो वी आर गोइंग विद ओनली ए पार्ट, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू. ठीक है, क्योंकि कैट्स और चेयर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता. हो सकता है सारी कैट्स चेयर्स हो सकता है कोई कैट चेयर ना हो सकता है कुछ चेयर्स कुछ कैट्स हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका रिलेशन पता ही नहीं हमें. A boy plays with a ball and he drops it from height of 1.5 मीटर. एक बॉय है जिसने एक बॉल को ड्रॉप करा 1.5 मीटर की हाइट से. Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain the height of 4/5 of its previous height. The ball does not bounce further if the previous height is less than 50 सेंटीमीटर. तो पहले तो 1.5 मीटर को आपने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है. कितना होगा? इंटू 100 करो, 150 सेंटीमीटर्स, राइट. एक बार गिरी, उसका 4/5 गया. एक बार गिरी, नेक्स्ट टाइम वो 120 पे जाएगी, 120 सेंटीमीटर. फिर नेक्स्ट टाइम कितनी बार जाएगी? इसका 4/5 करो, 4/5 और 120. ठीक है, 2 × 24, 1696 सेंटीमीटर. अगेन अब इसका 4/5 जाएगा, 4/5 ऑफ 96 पॉइंट्स में आएगा. ऑफ कोर्स 5 1 = 5, 5 9 = 45, 5 2 = 10, 76.8 सेंटीमीटर्स. अगेन इसका 4/5 जाएगा. कितनी बार हो गया? 1 2 3. The number of time ball hit the ground before the ball stops bouncing. Okay. 5 1 = 5, 5 5 = 25, and 5 3 = 15, 5 6 = 30. अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो 24 2 14 1 21 2 6 61.75. फिर इसके बाद एक और बार बाउंस होगी और फिर वो 50 से कम हो जाएगी, राइट. तो 1 2 3 4 बार आ रहा है. एक बार और कर लेते हैं. 4/5 ऑफ 61.44. 5 1 = 5, 5 2 = 10. Again 5 2 = 10, 5 8 = 40, 5 8 = 40, 32 3, 35 3, 11 1 9 4 1 = 4, 49.5. हाँ ठीक है. तो इसके बाद एक बार और जाएगी नीचे, बट उसके बाद दोबारा बाउंस आउट नहीं करेगी, तो 4 ही आएगा आंसर. ठीक है,
यहाँ से तो उसने गिराया, तो पहली बार बाउंस यह कर रहा है। नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर, अच्छा हिट्स द ग्राउंड आ रहा है, तो एक बार यहाँ पे हिट करेगा ग्राउंड पे, फिर दूसरी बार यहाँ पे हिट करेगा, तीसरी बार यहाँ पे हिट करेगा, चौथी बार यहाँ पे हिट करेगा, पांचवी बार यहाँ पे हिट करेगा और उसके बाद हिट करना बंद कर देगा, बाउंस बंद हो जाएगा, है ना। तो इट इज गोइंग टू बी 5 टाइम्स। हिट द ग्राउंड, बाउंस की बात होती तो 4 होता, अब वो कह रहे हैं हिट द ग्राउंड पूछा है तो 5 बार हिट करेगा। चलो, images of consonants of the English alphabets are observed in a mirror. What is the number of images which do not look like their original shapes? तो पहले तो ये बताओ, अगर मिरर होगा तो मिरर इमेजेस किसकी सेम सेम हो जाएगी, ए की मिरर इमेज वैसी बनेगी, ठीक है। और कौन सा है जो सिमेट्रिकल है, मतलब हमें सिमेट्रिकल अल्फाबेट्स निकालने हैं। और इन्होंने पूछा है इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो पहले तो 26 में से आप 5 माइनस कर दो, बचे कितने 21 बचे। अब इन 21 में से हमें कॉन्सोनेंट्स चाहिए, ए इज नॉट द आंसर, कॉन्सोनेंट्स चाहिए हमें। बी सिमेट्रिकल नहीं है, बी सी डी एफ जी एच सिमेट्रिकल है, ठीक है। आई तो कॉन्सोनेंट नहीं आएगा, जे के एल एम इज सिमेट्रिकल, O is नहीं, O is it's not a consonant. P Q R S T is symmetrical, T U V is symmetrical, W is symmetrical, X is symmetrical, Y and Z। तो कितने आ गए ये 1 2 3 4 5 6। अब 21 में से 6 और माइनस कर दो, बचेंगे 15, और ये वो 15 हैं जो कि सिमेट्रिकल नहीं है, तो वो सेम नहीं होंगे अपनी मिरर इमेजेस में, ठीक है। चलिए, द बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम हर हाउस। ये उसका अगर घर है मान लो, तो वहां से वो 10 किलोमीटर नीचे आया, ठीक है, एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर। अब इसका लेफ्ट यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से 20 किलोमीटर चल दी है। शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर। अब यहाँ से लेफ्ट लेगी तो ऑफ कोर्स यहाँ तक आएगी, ये हो गया 40 किलोमीटर। देन शी टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स फॉर 5 किलोमीटर। फिर यहाँ से 5 किलोमीटर यहाँ चली गई। शी अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर यहाँ आ गई, ठीक है। टू रीच हर बैंक, यहाँ पे बैंक आ गया, ये 40 यहाँ था, यहाँ पे आ गया बैंक, ओके। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड, यहाँ से यहाँ तक स्टेट डिस्टेंस है भाई, ये 20 है, ये 5 है ना, 25 किलोमीटर्स, इजी पीजी। 19th, the integers are listed from 700 to 1000. In how many integers is the sum of the digits is 10? कितने ऐसे इंटीजर्स है जिसका सम जो है वो 10 आएगा? Is the sum of the digit is 10. Okay. 700 के बाद है ना, तो 703 730, 7 के साथ तो 3 का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है जो 10 देगा, नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और 7 के साथ तो यही बन रहा है, फिर 8 के साथ 2 का बनेगा तो 8 20, फिर 9 के साथ बनेगा 1 का, है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है, 7 2 1 हो सकता है ना, और 3 को हम 2 और 1 की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, 7 1 2 भी हो सकता है, और 8 के साथ 8 1 1 भी हो सकता है, राइट। और 9 के साथ तो यही कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 4 इधर हो गए, 3 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, कितने हो गए 9 हो गए, डी पार्ट। ओके एवरीवन, नेक्स्ट, अ वुमन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ। 12 किलोमीटर यहाँ से यहाँ गई है वो नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर्स टुवर्ड्स हर साउथ, वापस से 6 किलोमीटर वापस आ गई मैडम, ओके।
एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. अब 8 किलोमीटर ईस्ट में चली गई हैं, टुवर्ड्स हर ईस्ट. उसका जो ईस्ट होगा वो इधर वेस्ट की साइड होगा क्योंकि उसका मुंह नीचे है ना. लेट्स या तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये वाली डायरेक्शन है, क्या है, द एंगल इज from her starting point. The angle is less than 45 degrees. साउथ तो नहीं है. अच्छा एक सेकेंड. 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ, देन 8 किलोमीटर्स टुवर्ड्स हर ईस्ट. तो उसका 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट विल बी north of east. The angle is less than 45 degrees north of east, right? 45 डिग्री से कम होगा कि ज़्यादा होगा? 45 ही होगा यार, क्या होगा. अच्छा ये देखो, ये 6 किलोमीटर आया है, ये 8 है, ये 6 है, और यहाँ पे 10 बचेगा है ना, और ये 90 डिग्री का एंगल है. तो ऑफ कोर्स ये वाली लेंथ ज़्यादा है, ये वाली कम है. तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला इस वाले एंगल से कितना होगा, ज़्यादा होगा. तो 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, मोर देन 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट. डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट पैसेज पे बढ़ते हैं फटाफट से. ये 10 क्वेश्चन और करते हैं, फिर एंड करेंगे वीडियो को. ठीक है, 30 तक जाऊंगी मैं आज, 40 तक तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जाना. ठीक है चलो फटाफट. इंडिया फेसेस अ चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर इन एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग. द प्रॉब्लम्स आर मल्टीपल. Sputtering fossil fuels, production capabilities, limited access to electricity and modern cooking fuel for the poorest, rising fuel imports in an unstable global energy context, continued electricity pricing and governance challenges leading to its costly deficits and surplus supply, and not least growing environmental contestation around land, water and air. But all is not bleak. Growing energy efficiency programs, integrated urbanization, transport policy discussions, inroad of enhancing energy access and security, and bold renewable energy initiatives, even if not fully conceptualized, suggest the promise of transformation. Best reflect the critical message. India's energy decision-making process is ever more complex and interconnected. India's energy and climate पॉलिसी इज़ हेविली ट्यून्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा है और हम कह भी नहीं सकते. इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपैटिबल विद इट्स ब्रॉडर, नहीं गलत, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सप्लाई ओरिएंटेड, इग्नोर्स द डिमांड साइड. ये भी गलत. तो ये पार्ट विल बी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इंटरकनेक्टेड है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है. ठीक है, next passage number 2. There are reports that some of the antibiotics sold in the market are fed to poultry and other livestock as growth promoters. Overusing these substances can create superbugs, pathogens that are resistant to multiple drugs and could be passed along humans. Mindful of that, some farming companies have stopped using drugs to make chicken gains weight faster. Since Denmark banned antibiotic growth promoters in 1990s, the major pork exporter says it is producing more pigs and animals than and the animals get fewer diseases. Okay, यहाँ पे एंटीबायोटिक ग्रोथ जो प्रमोटर्स हैं वो एनिमल्स को दिए जा रहे हैं सो दैट वो जल्दी जल्दी ग्रो करें, और जो उनकी जो नॉनवेज वाली इंडस्ट्री है, चाहे वो लाइफ स्टॉक वाली पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक वाली जो इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा प्रमोट हो और उनको जो है कम डिजीजेज लगें. पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल फार्मिंग. फूड्स ऑफ एनिमल ऑरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद द फूड्स ऑफ प्लांट ऑरिजिन. हमने कहा ही नहीं है, लोगों को मना ही नहीं करा है खाने के लिए. यूजिंग एंटीबायोटिक्स शुड बी बैंड.
एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट द डिजीजेस, दिस शुड बी द राइट आंसर। बैन नहीं कर सकते आप, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ह्यूमंस को भी चाहिए या एनिमल को भी चाहिए, क्योंकि एनिमल्स को लास्ट सेंटेंस में क्या लिखा है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं इट इज़ प्रोड्यूसिंग मोर पिग्स और एनिमल्स आर गेटिंग फ्यूअर डिजीजेस, एनिमल्स को भी कम डिजीजेस हो रही हैं। तो ऑफकोर्स एनिमल्स को डिजीजेस ना हो उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स उनको भी देना पड़ेगा, तो बिल्कुल बैन नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स को सिर्फ डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाए, ना कि ग्रोथ एज अ ग्रोथ प्रमोटर। ओके, चलिए नेक्स्ट दो पैसेजेस पढ़ते हैं फटाफट से। ये आ गया पैसेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23। Policy makers and media have placed the blame for skyrocketing the food prices on a variety of factors, including high fuel prices, bad weather, and key food producing countries, and the diversion of land to non-food production. Increased emphasis, however, has been placed on a surge in demand for food from the most populous emerging economies. It seems highly probable that mass consumption of these countries could be well poised to create food crisis. जो पॉलिसी मेकर्स हैं और पॉलिसी मेकर्स और मीडिया ने क्या करा है, ब्लेम डाल दिया है कि जो फूड के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। किसकी वजह से? क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, वेदर बेकार है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो पा रहा है, और लैंड का डाइवर्जन हो गया है। ठीक है, नॉन फूड प्रोडक्शन के लिए, मतलब खेती बाड़ी के लिए जो खेत थे वहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा रही हैं या फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, तो इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन जो हो गई है वो कम हो गई है और जो डिमांड है वो बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। इट सीम्स हाईली प्रोबेबल कि जो मास कंजम्पशन है कंट्रीज में वो फूड क्राइसिस को ला सकता है आगे आगे। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई फूड प्राइसेस। नहीं यार, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी कंट्रीज की वजह से थोड़ी बढ़ रहे हैं। इफ देयर इज अ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर, इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज। इमर्जिंग तो नहीं होना चाहिए, इमर्जिंग कहीं लिखा भी नहीं है। It seems highly probable that mass consumption in these countries could be well poised with the food crisis. कौन सी these countries? Emerging economies, ठीक है, from the most populous emerging economies. तो ये बात ठीक है कि emerging economies में food crisis देखने को हमें मिल सकता है, but one is not true क्योंकि oil producing countries are one of the high reason, countries high reason नहीं है, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से फूड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उसमें कंट्रीज का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट पैसेज, अ सेंट्रल मैसेज फॉर मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमीज इज द इम्पोर्टेंस ऑफ income growth, by which is meant growth in GDP. In theory, rising GDP creates employment and investment opportunities. As incomes grows in a country where the level of GDP was once low, households, communities, and governments are increasingly able to set aside some funds for the production of things that make for good life. Today, GDP has assumed such a significant place in the development lexicon that if someone mentions economic growth, we know that they mean the growth in GDP. मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने जीडीपी से काफ़ी हद तक लिंक कर दिया है, ये मतलब हुआ इसका। राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर अ कंट्री to be a developed country. Of course, a rising GDP guarantees a reasonable distribution. नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑल हाउस होल्ड्स का। ज़रूरी हो सकता है कि एक ही सेक्टर है जिसकी वजह से अच्छा ग्रोथ हो रहा है इनकम में लोगों की, तो 2 इज़ नॉट ट्रू बट 1 इज़ गुड, कि भाई डेवलप्ड कंट्री होने के लिए जीडीपी में राइज होना चाहिए, तभी आप डेवलप्ड माने जाओगे। चलिए फटाफट से 6 मोर क्वेश्चंस आर ऑन द वे। 7 बुक्स हैं जो कि साइड बाय साइड प्लेस करी गई हैं। आर, क्यू एंड टी हैव ब्लू कवर्स एंड द अदर बुक्स हैव रेड कवर्स। ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स एंड रेस्ट आर ओल्ड। पी आर एस आर लॉ रिपोर्ट्स, द रेस्ट आर गजेट्स। द बुक्स ऑफ ओल्ड गजेट्स विद ब्लू कवर्स आर, अच्छा देखो
हमें ब्लू कवर्स कौन से मिले, आर, क्यू और टी। तो इन तीनों में से ही होना चाहिए कोई, तो यू नहीं आ सकता, 2 ऑप्शन कट गए। क्यू और आर हो सकता है या क्यू और टी हो सकता है। अब हमें चाहिए ओल्ड गजेट वाली गजेट्स, है ना। तो ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स एंड अदर आर ओल्ड। तो एस और यू इसमें नहीं है, तो मतलब ये तीनों की तीनों ही ओल्ड है। गुड। अब गजेट वाली देखनी है। पी, आर एंड एस आर लॉ रिपोर्ट्स। पी, आर और एस हमारी लॉ रिपोर्ट्स हैं, बाकी की जो है वो गजेट है। तो क्यू और टी आ गई आंसर, सी पार्ट। ओके, नेक्स्ट 26th क्वेश्चन, replace the incorrect term by the correct term in the given sequence where odd terms and even terms follow the same pattern। odd terms और even terms, पहले तो odd terms इकट्ठे लिख लो, 3, 7, 13, 21, 31, 43। देखो कितना डिफरेंस है, 4, कितना डिफरेंस है, 6, कितना डिफरेंस है आपका 8, 10 और फिर 12। ठीक है, ये सारी सही हैं, इसमें कोई हमारा गलत नहीं है। इनकरेक्ट टर्म को करेक्ट टर्म से रिप्लेस करना है। अब सारे इवन नंबर्स लिख लो, 2, 4, 10, 18, 28 एंड 40। इनमें सारा डिफरेंस देखो, 2 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है और 8 का डिफरेंस है, अगेन 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 2 के बाद 6 आ रहा है, यहाँ 4 होना चाहिए। 4 का डिफरेंस मतलब 2 की जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। Following is the matrix of the certain entries. The entries follow a certain trend row wise. Row wise, ठीक है। What is row? Row is this. ठीक है। Choose the missing entry. This is the columns. 3, 7 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 3 आ रहा है, मतलब इन दोनों को ऐड करके बीच वाला आया है। 6 + 3 is 9, ओके। और ये A है, ये B है, ये C है, फिर A इधर चला गया, B इधर चला गया और C सबसे आगे आ गया। तो B इधर जाएगा, C इधर आएगा और A आगे चला गया। तो यहाँ B होना चाहिए पहले तो, और इन दोनों को ऐड करके ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, मतलब 3B होना चाहिए, है ना। 3 + 10 विल बी 13 और ABC तो ABC चल ही रहा है, B आएगा आंसर, मतलब 3B होना चाहिए, दैट मतलब C पार्ट। 28th क्वेश्चन, यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल सीक्वेंसेस इन 2 रोज। हमें C की जगह पे बताना है क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। 8 के बाद 4 आया, मतलब आधा कर दिया गया उसे, फिर हमने 6 कर दिया, मतलब इंटू 3/2 कर दिया, है ना। और फिर 15 आया, मतलब 5/2 कर दिया है, 2, 3, यस। और फिर इसको करेंगे तो ये कितना होगा, 15 को अगर आप 7/2 करोगे तो कितना आएगा, 7.5, यही आएगा 52.5। तो ये ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे से यहाँ जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 9/2 करना पड़ेगा। तो 5 को पहले यहाँ करना है, तो ये हो जाएगा 5/2, दिस इज A, ठीक है। 5/2 को हमें 3/2 करना है, दिस विल बी B। और 5/2 को 5/2, 3/2 को फिर अगेन 5/2 करना है, तो वो C आएगा। अब आप इसको डिवाइड करो, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा विल बी 75, 75/8 करना है, तो 8 9 ज़ा 72, 72 के बाद 3 आ रहा है, 30 हो गया, यही आएगा C पार्ट, 9.375। ओके, great everyone. Let's go to the question number 29. A person X from a place A and another person Y from place B set out at the same time and walk towards each other. तो एक X प्लेस से A पर्सन है और एक Y प्लेस से B पर्सन है, और वो दोनों जने, ये इधर चलना शुरू हुआ है, ये इधर चलना शुरू हुआ है, ठीक है। द प्लेसेस आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। ये X और Y का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 15 किलोमीटर्स का है पूरा डिस्टेंस, ठीक है। द प्लेसेस आर सेपरेटेड, ओके। X वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5
अच्छा प्लेस ए और बी है, मैंने ओ गॉड, चलो एक्स बंदा चल रहा है प्लेस ए से 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, और दूसरा वाला 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो टोटल स्पीड विल बी 2.5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 15 किलोमीटर्स का। ओके, इन द फर्स्ट आवर विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो मतलब पहले के 1 घंटे में ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर चला, ये 1 घंटे में यहाँ से 1 किलोमीटर चला, तो 2.5 किलोमीटर माइनस कर दो, कितना डिस्टेंस बचा? अब हमारा डिस्टेंस बचा है 12.5 किलोमीटर्स का, है ना, 1 घंटे बाद। ओके, इन द फर्स्ट आवर विद द यूनिफॉर्म स्पीड 1.25 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर। फिर दोनों के दोनों जो है, अच्छा y की स्पीड चेंज होती जा रही है, x की कांस्टेंट रहेगी 1.5 और y की चेंज हो रही है। लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। टोटल डिस्टेंस हमारा 15 किलोमीटर्स का है। यहाँ पर मैं कलर भी थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। पहले के डिस्टेंस, पहले का इसने 1.5 करा, इसने 1 करा, 2.5 दोनों किलोमीटर्स चल लिए, बचा हमारे पास 12.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट आवर में, पहले के घंटे में, फिर दूसरे आवर में ये आ रहा है 1.25 किलोमीटर की स्पीड से, तो दोनों मिला के कितने हो गए 2.75। अब ये 12.5 में से माइनस कर दो आप, ये 5 बचेगा और 14 7 ओके 9.75 किलोमीटर्स बचे। अब 9.75 किलोमीटर्स। अब थर्ड आवर में वो 1.5 किलोमीटर चला, अब 1.25 की जगह 1.5 आ गया, इसका भी 1.5 है, तो तीसरे घंटे में वो 3 किलोमीटर चल दिए दोनों मिला के, है ना। तो अब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बचा, 6.75 किलोमीटर्स। ठीक है, अब फिर से वो 1.25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा, 1.25 मतलब 0.25 की और इंक्रीमेंट होगा उसकी स्पीड में, तो नेक्स्ट आवर्स में वो 1.75 उसकी स्पीड हो जाएगी, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई 2.25। अब 2.25 इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा, 6.75 में से 2.25 माइनस कर दोगे आप, तो ये बच जाएगा 4.5। अब 4.5 चौथा घंटा है ये, ठीक है, 4 घंटे बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस बचा है वो 4.5 किलोमीटर बचा है। अब अगेन उसका 1.5 ही रहेगा और यहाँ की स्पीड हो जाएगी 2, कितनी हो गई 3.5। अब 3.5 तो 5 घंटे बाद 1 किलोमीटर का डिस्टेंस उन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, 5 घंटे बाद। तो ऑफ कोर्स पहला वाला तो नहीं है करेक्ट, क्योंकि 5 घंटे बाद भी उनके बीच का 1 किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ है, तो वो मिले तो नहीं है। दे मीट मिड वे बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के मिड में नहीं मिले होंगे यार। इसकी स्पीड देखो 1.5 कांस्टेंट है और उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, तो जो y है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा x से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो नीदर वन नॉर 2 हो जाएगा। ठीक है, 30th क्वेश्चन देखो, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स, द मैक्सिमम मार्क्स दैट आर सेम फॉर ईच पेपर, हिज मार्क्स इन दीज पेपर्स आर इन द प्रोपोर्शन, ये नंबर है इस प्रोपोर्शन में है। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60% मार्क्स 6 पेपर्स में। लेट्स से कि जितने भी पेपर्स हैं उन सबका जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स हमने लेट कर लिया कि वो जो है 100 है। ठीक है, अब क्योंकि 6 पेपर्स थे तो टोटल कितना हो गया 600 मार्क्स हो गए। 600 में से उसको टोटल कितने मिले 60% मिले। 60% ऑफ 600 विल बी 10, है ना, 10 ओ सॉरी 60%, क्या कर रही हूँ मैं यार, इट्स परसेंट ना, सो राइट इट इन दैट वे। परसेंट दिया होता है तो 100 नीचे आता है और टोटल यहाँ आते हैं, तो हमारा ये और ये कटेगा तो ये हो जाएगा 36,
360, ठीक है, उसे 360 मार्क्स मिले हैं सारे पेपर्स में से। तो अब इन सबको अगर आप ऐड करोगे रेशियोज को, 5 + 6 11, 11 + 7 विल बी 18, 18 + 8 will be 26, 26 + 9 is 35, 35 + 10 45। तो 360 को आपने 45 से डिवाइड करना है और 60%, मतलब 60 से कम कितने नंबर आए होंगे, ठीक है। पहले तो आप सबका इसका रेशियो निकाल लो, ठीक है। 45 से इसको डिवाइड करो, 9 5 × 45, ये आ गया 8। तो मतलब हर किसी को हमें 8 से मल्टीप्लाई करके चलना है। तो पहला आ गया 40, 6 8 × 48, 7 × 56 है ना, 64, 72 और 80, ये उसके मार्क्स आए हैं ओवरऑल, ठीक है। और 60% ऑफ 100 इज 60, तो 60 से कम कितने पेपर में आए हैं, ये 3 पेपर्स में आए हैं। तो 3 पेपर्स आ गए इसके, ठीक है। तो आज मैंने क्वेश्चन 30 तक आप लोगों को सॉल्व करवाया है, बाकी क्वेश्चंस हम लोग पार्ट 2 में करने वाले हैं। आई विल ट्राई कि पार्ट 2 में सारा ही कवर हो जाए पूरा पेपर, वी विल सी कि कितना कवर हो पाता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही पढ़ते रहो और आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, बाय बाय।